यस जारी है हमारी लड़ाई और जब तक पूरे राइट्स नहीं मिलते हैं तब तक हमारा गोल कंप्लीट नहीं होगा। लगा कि यार हमारे भी स्कूल में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं सिखाई, मतलब जहाँ पर हो सकता है कि मेरे अराउंड जितने लोग हैं उसमें से बहुत से लोग इसमें भी है जो अपनी फीलिंग्स दबा के रखते हैं। ए से लेके जेड तक वर्ड्स देखोगे तो हर सेक्सुअलिटी के लोग होते हैं। ओके, Yes. ए टू जेड तक हर जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब वो लंबे समय तक टिके, जैसे कि फीमेल या मेल। सेक्सुअली ये ज़्यादा सेक्सुअली नहीं होता है, इट्स ऑल्सो सेक्सुअली, इमोशनली, रोमांटिकली और मेंटली भी होता है। फिजिकल रिलेशनशिप ही बनाना होता है, ये उससे भी कई ज़्यादा बियॉन्ड होता है कि एक इंसान 24 घंटा तो सेक्स नहीं कर सकता है और सेक्स के बारे में सोच भी नहीं सकता है। उस LGBTQI+, ना जाने हम इस विषय पर बात करने से हमेशा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ऐसा क्यों है? शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है या फिर खुद हम में। एक शरीर के आत्मा का भी जेंडर होता है, ना जाने हम इस विषय से क्यों भागते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, शायद आप सभी को ये वीडियो देखना चाहिए और अपने दोस्तों को शेयर करना चाहिए, जिससे उन्हें भी सही मायने में सीख मिले। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है निकुंज जोशी सर फ्रॉम सारथी ट्रस्ट, जो इस LGBTQ कम्युनिटी के लिए अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। मैं काफ़ी बार आपसे मिलने आया, फिर उसके बाद आपने एकदम से ये दे, थैंक यू सो मच। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि सारथी ट्रस्ट आप जिसके साथ जुड़े हो, मतलब जिस ट्रस्ट को आपने इतना अभी बड़ा एम्पायर खड़ा किया, सर मैं आपकी स्टोरी जानना चाहूँगा इसके पीछे, मतलब क्यों ऐसा कदम हमें उठाना पड़ा और क्या मतलब इसकी इंस्पिरेशन लोगों को तक क्या जाना चाहिए। ओके, तो सारथी ट्रस्ट विदर्भ का पहला कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो LGBTQI कम्युनिटी के मानव अधिकार और स्वास्थ्य पे काम कर रहा है पिछले 18 वर्षों से। और नागपुर में उसकी ज़रूरत इसलिए लगी क्योंकि नागपुर एक बहुत बड़ी सिटी है और जहाँ पे वेरियस लोग यहाँ पे रहते हैं साथ में, और साथ ही साथ LGBTQ कम्युनिटी भी एक बहुत बड़े पैमाने पे रहती है नागपुर में भी। तो पर उनके हेल्थ पे या फिर उनके राइट्स पे काम करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी या कोई संस्था नहीं थी जो काम नहीं करती थी। तो 2006 में इस संस्था का स्थापना हुआ और अभी 18 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं और यस जारी है हमारी लड़ाई और जब तक पूरे राइट्स नहीं मिलते हैं तब तक हमारा गोल कंप्लीट नहीं होगा। तो एक विजन लेके चल रहे हैं कि सबको समानता मिले और सबको चाहे कोई भी किसी जेंडर का हो या किसी सेक्सुअलिटी का हो या लिंग का हो या लैंगिकता का हो, उसको समान अधिकार मिलने चाहिए। एग्जैक्टली सर, ये और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है सर। मैं बहुत बेसिक सा एक मतलब हमारे ऑडियंस, मतलब शायद बहुत लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा भी अनएजुकेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बहुत टाइम तक नहीं जानता था सर, बट फिर जैसे जैसे ये स्प्रेड आउट होने लगा, मतलब मैं इसके बारे में स्टडी करने लगा तो एक लगा कि यार हमारे भी स्कूल में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं सिखाई, मतलब जहाँ पर हो सकता है कि मेरे अराउंड जितने लोग हैं उसमें से बहुत से लोग इसमें भी है जो अपनी फीलिंग्स दबा के रखते हैं। सर मैं बहुत बेसिक सा सवाल है मगर थोड़ा सा वो मायने रखता है। LGBTQI+, इसके एक एक वर्ड का सर मायने क्या है और मतलब क्या डिफरेंस है इस चीज़ों में। देखिए, LGBTQI कम्युनिटी एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, एक अम्ब्रेला है। जैसे कि आपने बोला कि हमें कहीं पे पढ़ाया नहीं जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली एक ये बहुत सैड है कि हमारे बेसिक जो एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हम जो बोलते हैं उसमें सेक्स एजुकेशन अभी भी उतने पैमाने पे नहीं सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है। तो यही एक बहुत बड़ी वजह है जहाँ पे लोगों को मिसकंसेप्शंस होते हैं या फिर गैर समझ होती है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या समुदाय के बारे में। और मैं एक सेक्स एजुकेशन की अगर बात करें तो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को मैं सिर्फ स्कूल या कॉलेज नहीं समझता हूँ कि एक फॉर्मल स्कूल गोइंग बच्चा हो या फिर कॉलेज गोइंग कोई यूथ हो उसको ही वहीं पे ही एजुकेशन हो। एजुकेशन सिस्टम कहीं से और किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, चाहे फिर वो ट्रेनिंग एकेडमीज हों, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो या फिर कॉर्पोरेट्स में जो डिफरेंट सेशंस लेते हैं या कोई भी इनफॉर्मल या फॉर्मल स्ट्रक्चर में से भी
एक इंसान को हमेशा खुला दिमाग रखना चाहिए कि एक राइट नई चीज़, अगर कुछ चीज़ नहीं आती है तो उन्हें समझने की कोशिश करना चाहिए, ना कि अपना जो सुनी सुनाई बातें हैं उस पर जजमेंट दे दीजिए। राइट कमिंग बैक टू द LGBTQI कम्युनिटी, दो आपने टर्मिनोलॉजीज बोला, तो L स्टैंड्स फॉर लेस्बियंस, ओके गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, इंटरसेक्स। और ये सिर्फ LGBTQI नहीं है, आप अगर A से लेके Z तक वर्ड्स देखोगे तो हर सेक्सुअलिटी के लोग होते हैं। ओके Yes. A to Z तक। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि A में एक ही है। जैसे अगर आप A की बात करूं तो A से ऑटोसेक्सुअल भी होते हैं Right. लोग, और B से बायसेक्सुअल भी होते हैं, और S से सैपियोसेक्सुअल भी होते हैं। तो A से लेके भी, A में भी ऑटोसेक्सुअल बहुत सारे लोग होते हैं, जो अलग अलग सेक्सुअलिटी के लोग होते हैं। ट्रांसजेंडर्स की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसजेंडर्स भी होते हैं, ट्रांससेक्सुअल्स भी होते हैं, ट्राइसेक्सुअल भी होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक टी है तो एक ही सेक्सुअलिटी होगी। तो ये बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, तो जिसमें एक आई थिंक एक चैप्टर होना चाहिए बेसिक फ्रॉम स्कूल्स ओनली, जहाँ पे बच्चे को वेरिएशंस के बारे में पढ़ाना चाहिए, मुझे लगता है। राइट और जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअलिटी, जो लिंग और लैंगिकता जो होती है, वो एक ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति एक सेक्सुअलिटी को लेके जो पैदा हुआ है वो लाइफ लॉन्ग वही उसकी सेक्सुअलिटी रहेगी। ये एक फ्लूइड रहता है सेक्सुअलिटी, कि कभी भी किसी इंसान की जेंडर आइडेंटिटी कोई भी एज पे आके उसको समझ में आता है कि नहीं, मैं विपरीत जेंडर का हूँ, या फिर मेरी जेंडर आइडेंटिटी किसी और जेंडर की है जिस लिंग के साथ मैं पैदा नहीं हुआ, या फिर सेक्सुअलिटी भी एक फ्लूइड है। जो अगर आज कोई अगर बोलता है कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ, तो ज़रूरी नहीं वो 1 साल बाद भी बाइसेक्सुअल रहे या गे रहे। सेक्सुअलिटी भी हर इंसान की चेंज होती है। तो इसीलिए मेरा तो यही मानना है कि इसे एक बहुत डीप वास्ट है प्रोजेक्ट है, और इस पे सब्जेक्ट है, इस पे अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए, और बेसिक्स जो चीज़ हैं वो सिखाना चाहिए कि अगर सामने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे वो लेस्बियन हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, सबसे पहले वो एक इंसान है। राइट और एज ए इंसान उसको अपनाया जाना चाहिए, उसको भी अगर वो इस कंट्री में पैदा हुआ है। सर, अभी आपने जैसे थोड़ी देर पहले बोला कि मतलब हर जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब वो लंबे समय तक टिके, जैसे कि फीमेल या मेल। तो सर ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी मतलब पर्टिकुलर फीलिंग्स होती है, तो वो क्या सरवाइव वो सराउंडिंग में रह के वो चेंज हो सकती है? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई लाइक बायोसेक्सुअल है और कोई स्ट्रेट है, तो इफ अगर वो बायोसेक्सुअल के साथ रहकर क्या उसकी फीलिंग्स चेंज हो सकती है दूसरे सेक्स के आकर्षित में? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि किसी के साथ रह के कोई इंसान का कुछ चेंज हो सकता है। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबके फेस अलग है, हम सबके फिंगरप्रिंट अलग है, हम सबकी फीलिंग्स अलग है। मे बी शायद आपको पालक पनीर बहुत अच्छा लग सकता है, बट मे बी शायद मुझे पालक से एलर्जी हो, है ना। तो मैं आपको पर फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपना फेवरेट ना रखें। कमिंग बैक कि सेक्सुअली, ये ज़्यादा सेक्सुअली नहीं होता है, इट्स ऑल्सो सेक्सुअली, इमोशनली, रोमांटिकली और मेंटली भी होता है। बट हम एज ए सोसाइटी सिर्फ उसको एक लेबलाइज करके या कंपार्टमेंटलाइज करके सिर्फ सेक्स तक ही सीमित रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप ही बनाना होता है, ये उससे भी कई ज़्यादा बियॉन्ड होता है। ये इमोशनल भी होता है, रोमांटिकल भी होता है, और एक फीलिंग होती है एक इनसाइड से। एक इंसान 24 घंटा तो सेक्स नहीं कर सकता है, और सेक्स के बारे में सोच भी नहीं सकता है। उसके बाद में भी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई LGBTQI कम्युनिटी से है भी, तो वो एक सबसे पहले एक इंसान है, एक स्टूडेंट है, वो एक बेटा होगा या बेटी होगा, वो भाई होगा, बहन होगा, वो फ्रेंड होगा, हस्बैंड होगा, वाइफ होगा, एक काम कर रहा होगा कहीं जाके। तो वो एक हर इंसान एक वेरियस किरदार निभाता है अपनी ज़िंदगी में। पर अगर किसी गे की बात करें या ट्रांसजेंडर की बात करें या लेस्बियन की बात करें, तो उसको सिर्फ जो सोसाइटी वो उसी नज़र से देखती है कि अरे ये तो सिर्फ सेक्स करते होंगे। पर ऐसा नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी किसी का फ्रेंड हूँ, मैं भी किसी का बेटा हूँ, तो मैं वहाँ पे तो मेरे कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होता है ना। तो वो भी एक होता है। इसे बहुत नॉर्मलाइज करके देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर किसी की अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, सेक्सुअल लाइफ होती है, पर हर कोई खुल के बोल नहीं पाता है। हाँ। और अगर मैं प्रमाण की भी बात करूं कि कितना परसेंटेज, मुझे हर बार लोग पूछते हैं कि कितने % में LGBTQI लोग रहते हैं,
तो अगर WHO का देखें तो कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया का 10% LGBTQI पॉपुलेशन रहता है। तो अगर नागपुर की बात करें और जनसंख्या की बात करें तो 45 लाख जनसंख्या है अगर, तो उसका 10% आप देखो कितना बड़े पैमाने पे होगा। और 10% भी पता नहीं किसने ऐसा बोला है, क्योंकि अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई ऐसा नेशनल सर्वे हुआ है जहां पे पूछा गया हो कि आप क्या सेक्सुअलिटी रखते हैं। तो फिर हम कैसे बोल देते हैं कि ये बहुत ही कम मात्रा में लोग हैं, या 10% है, या 15% है, या 25% है। हर किसी की अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, वो शायद आउट होना चाहता हो, डिस्क्लोज करना चाहता हो, ना करना चाहता हो, पता नहीं, या सच बोल रहा हो या ना भी बोल रहा हो, सामने वाले का हम नहीं कह सकते। तो किसी को जज नहीं करना चाहिए। आई थिंक वो एक हमारे संविधान और एक इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है ना कि 10 अपराधी छूट जाएं वो चलेगा, बट एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए। तो सभी को समान मिलना चाहिए, चाहे हम इसी धरती पे पैदा हुए हैं, हम भी इंडियंस हैं, तो राइट्स भी हमें सेम ही मिलने चाहिए Exactly. जो अदर जेंडर और सेक्सुअलिटी के लोगों को मिलते हैं। राइट सर, व्हाट इज द नालसा जजमेंट एंड सेक्शन 377? इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में एक अदर का ऑप्शन आया है, जैसे नालसा जजमेंट जैसे पास हुआ, बट सर इसके अलावा भी मतलब अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर देखा जाए उसके अलावा भी समाज में कुछ बदल है या अभी भी उस चीज़ से लड़ाई चालू ही है हमारी? देखिए, नालसा जजमेंट 2014 में आया और ये स्पेसिफिक ट्रांसजेंडर्स लोगों के लिए ही ये आया है, जहाँ पे इंडिया में पहली बार ट्रांसजेंडर्स को एक सेपरेट आइडेंटिटी मिली, एक रिकग्निशन मिला कि अब मेल फीमेल्स के साथ एक अदर जेंडर्स भी रहेंगे, जो एक ट्रांसजेंडर भी एक आइडेंटिटी है। ये बहुत ही लेट आया जजमेंट, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स अगर आप देखोगे तो आप कोई भी पुरातन काल से देख लीजिए या कोई भी आप ग्रंथ उठा लीजिए, वहाँ पे भी वर्णन है ना सिर्फ ट्रांसजेंडर का, पूरा LGBTQI कम्युनिटी का। बट उनको आते आते उनको सम्मान और उनको मेन स्ट्रीमिंग में आते आते इतना समय मिला। बट ये बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, नालसा जजमेंट, जो ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के बारे में बात करता है और उनकी आइडेंटिटी स्पेसिफिक अलग दी गई है कि एज ए ट्रांसजेंडर वो एक सोसाइटी का पार्ट है और उनको भी इक्वली राइट्स मिलने चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट आए वो उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं कुछ बनाए जो इस कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए काम हो सके। और 377 अगर सेक्शन की बात करूं तो ये 377 एक 1860 का कानून था जो ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो अपने साथ लेके आए थे। बट थैंक यू सॉरी के साथ 377 भी ब्रिटिशर्स गए तो वो छोड़ के चले गए इंडिया में। उन्होंने अपनी कंट्री में 50 साल 60 साल हो गए ये लॉ हटा दिया, बट हम अभी तक ढोते आ रहे थे। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये 377 लॉ को डीक्रिमिनलाइज किया गया। इस पे अमेंडमेंट हुआ, काम हुआ कि अभी जो अगर दो व्यक्ति अगर प्राइवेट स्पेस पे अपनी रजामंदी से अगर संबंध बनाते हैं तो वो क्रिमिनल नहीं है। सो नाउ LGBTQI कम्युनिटी इज नो मोर क्रिमिनल। और ये लॉ सिर्फ कम्युनिटी के लिए नहीं था, ये एक ऐसा लॉ था जो बोलता था जो भी सेक्सुअल रिलेशन जो पीनो वजाइनल नहीं है वो दंडनीय है। तो वो एक हेटेरोसेक्सुअल कपल के लिए भी अप्लाई करता था, बट उसको सिर्फ हाइप करके LGBTQI कम्युनिटी के लिए बोला गया। तो अभी ये बहुत अच्छा जजमेंट आया है जहाँ पे 5 जजों के बेंच ने बहुत अच्छे से समझाया और बोला कि नहीं, इनके राइट्स हम और अपोलोजाइज भी किया कि हम बहुत देरी से इनको राइट्स मिल रहे हैं, बट एटलीस्ट देर आए दुरुस्त है राइट। बहुत मतलब अंग्रेज बहुत पहले ही चले गए थे, बट ये चीज बहुत तो हमारे यहाँ बहुत सारे अभी भी कानून ऐसे ही हैं जो उनके लाए हैं जिसमें चेंजेस लाने की अब जरूरत है। वी आर इन 21st सेंचुरी, 2024 में हैं हम, जो अभी तक बहुत सारे लॉ में चेंजेस आने चाहिए। सर मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी बीच में भी एक लॉ आया था जो हिजड़ा कम्युनिटी पे था कि सिग्नल्स पर खड़े रहने से रोक लगी थी, मतलब वो जो जिस तरीके से होता था। तो सर इसका पीछे का मतलब क्या लगता है आपको, कितने हद तक सही है या कितने हद तक गलत है? देखिए, सही या गलत मैं कोई नहीं होता हूँ बोलने वाला, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिस्टम एक बना हुआ है जहाँ पे ये बहुत सैड चीज़ है कि जहाँ ट्रांसजेंडर्स को बेगिंग करना पड़ता है। और ये उनका पुराने काल से ये वो बधाई लेते हैं, बच्चे पैदा होते हैं जब जाते हैं वगैरह, तो ये उनका कल्चर ही है और वहाँ पे है। आप ऑल ऑफ सडन अगर मेरा पर्सनल व्यक्तिगत पूछोगे तो उसमें बोलोगे ऑल ऑफ सडन आप एकदम बंद करा दोगे तो वो लोग जाएंगे कहाँ, राइट
है ना, तो उनको भी तो शाम को भूख लगेगी, या फिर उनको भी अगर वो किराए से रहते हैं तो रेंट तो भरना होगा, या बेसिक चीज़ों के लिए करेंगे। तो अचानक से बिना कोई उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल कराए बिना अचानक से एकदम वो कर देना, ये कहीं हद तक मुझे सही नहीं लगा है। ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत है, मैं ये किसी पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा इस पे। बट उनसे उनकी बहुत हालत ख़राब हुई थी, जो देखा गया कि बेचारे रोज़ निकलते थे, कुछ कमाते थे, शाम को लाके वो पका के खाते थे। तो अचानक से ऐसा लॉ ला लिया और उनको सब कुछ बंद करा दिया। बट मेरा यही बोलना है कि ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार भी बहुत काम कर रही है। बट पहले जो बेसिक थिंग्स हैं, उनका एजुकेशन हो, या फिर उनको शेल्टर होम हो, या फिर उनके रोज़गार की बात करें, वो अवेलेबल कराने के बाद में अगर कुछ ऐसा होता है तो वो समझ में आता है मुझे। बट अचानक से ऐसा उनका रोजी रोटी बंद कराएंगे तो वो जाएंगे कहाँ? एग्जैक्टली सर, कोई जॉब भी अवेलेबल। हाँ, और जो सरकार का है उनका भी विजन सही है कि एक सिग्नल पे ऐसी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। मैं उनको भी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट कहीं ना कहीं एज ए कम्युनिटी द्वारा उनके बारे में भी सोचना, टू वे होना चाहिए हमेशा। उनके लिए भी सोचिए, क्योंकि वो भी एक हिस्सा है सोसाइटी का, और वो सरवाइव कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं सर ऐसा है ना कि हमारे यहाँ पे कई फॉल्ट होगा कि जैसे कि मतलब हिजड़ा कम्युनिटी है और बाकी भी जो चीज़ें, क्यों जॉब नहीं है? मतलब ये तो अभी क्योंकि वो मतलब मेरे को लगता है कि काफ़ी नॉलेजेबल रहते हैं, काफ़ी लाइक जॉब में अच्छा कर सकते हैं, हर चीज़ में अच्छा कर सकते हैं, मगर क्यों नहीं है? मतलब जी, वो डिस्क्रिमिनेशन शुरू से ही है, लोगों में अभी भी स्टिग्मा है ट्रांसजेंडर्स को लेके या हिजड़ा कम्युनिटी को लेके। अभी भी वो बोलते हैं ना कि सिंपैथी है, एम्पैथी अभी तक नहीं आई है। मतलब आप हो सही है, पर मेरे घर में कोई हिजड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा है यहाँ पे सिस्टम अभी भी। और अगर जॉब्स और एजुकेशन की बात करूँ तो यंग जनरेशन के लिए ठीक है, चलो वो जॉब कर लेंगे, बट उन ट्रांसजेंडर्स का क्या जो अब बूढ़े हो गए, वो कहीं बाहर निकल के काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? तो ये लोग जो हैं, जो दिन भर से जो भी बधाई वगैरह लेते हैं, ये लोग, इनका एक कल्चर है, ये साथ में भी रहते हैं। वो जो बूढ़े ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके दवाई पानी और उनके खाने की भी व्यवस्था के लिए वही एक साथ ही रहते हैं। और ये सोसाइटी में जो स्टिग्मा है ना उनको लेके, ये ब्रेक कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, मेन स्ट्रीमिंग में लाना चाहेगा। और मैं आगे जाके देखना चाहूँगा कि जैसे इतना बड़ा रूम है, हम सब लोग यहाँ पे हैं, या मेल है, फीमेल्स हैं, कोई ट्रांसजेंडर नहीं है, तो कोई एज ए ट्रांसजेंडर एक एंकर हो जो मुझे इंटरव्यू कर रही हो, या फिर एक लड़के को कर रही हो। ऐसा जब सिस्टम आएगा, जब तीनों जेंडर इक्वली होंगे, तब जाके सोसाइटी में चेंजेस आएंगे। डॉक्टर भी बने, पुलिस वाले भी बने, हर चीज में रहे, तो तब अपन सोचेंगे कि समाज में सच में बदलाव आया है हर क्षेत्र में, और प्लस उनकी सेफ्टी भी हो। राइट। यस सर, मैं पूछना चाहूँगा, मतलब ज़्यादा सवाल नहीं है मेरे पास, तो सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि लाइक जैसे आपका बचपन कैसा रहा? मतलब व्हेन यू लाइक फील कि मतलब जब आपको रियलाइज हुआ कि भाई अपना तो ये मतलब होते ना चेंजेस आते, जैसे कि हम थे सर, तो हमारा तो लाइक हमको भी एक ये फीलिंग्स थे, सबको एक फीलिंग जनरेट होती है, आपको होती, मतलब सब। आप मुझे बताओ, आपको कब पता चला? सर देखा जाए तो सर मैं तो ये कोई पर्टिकुलर ऐसा वो नहीं है कि मैं 12 साल का होऊंगा, छठे महीने में रात को 12 बजे मुझे पता चलेगा कि मेरे को ये ऐसा होता है। ये एक प्रोसेस होता है, ये बायोलॉजिकल हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये कभी पता नहीं चलता है। बट ये फीलिंग्स कभी भी किसी भी समय किसी को भी पता चल सकती है कि हाँ, मैं सेम सेक्स के प्रति आकर्षित हूँ, या फिर मैं दोनों जेंडर के प्रति आकर्षित हूँ। ये रेशियो भी होता है, ऐसा नहीं है। तो ये पर्टिकुलर कुछ ऐसा नहीं होता है अगर कि इस एज पे आने के बाद में इस पता चलेगा। हमारे यहाँ पे एक 18 साल का भी कम्युनिटी मेंबर है, और एक कम्युनिटी मेंबर है जो 75 साल का भी है, जो उसको 65 ईयर्स का हुआ तब पता चला कि हाँ, मेरा आकर्षण सेम के सेक्स के प्रति भी है। क्योंकि ये जिंदगी ना एक नदी की जैसी है, तो जिसमें सब बह रहे हैं तो बह रहे हैं। तो जैसे जिसने बोला वैसा हम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम सोसाइटी से ज्यादा खुद के बारे में सोचें कि हम क्या चाहते हैं, है ना। और अगर आप मेरी जिंदगी के बारे में बात करोगे तो मुझे तो शुरू से ही पता था कि मेरा आकर्षण है पुरुषों के प्रति, पर एक स्पेसिफिक मुझे ये नहीं पता था कि हाँ, मैं अट्रैक्टेड हूँ। क्योंकि आई वॉज गुड इन एकेडमिक्स ऑल्सो, मैं पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, एंड आई वॉज अ वेरी गुड चाइल्ड ऑल्सो। एंड तो मुझे शुरू से ही पता था, बट इतना स्पेसिफिकली डीप नहीं था, क्योंकि सेक्स एजुकेशन नहीं था। और बात किससे करें, अब तो भी स्कूल और कॉलेजेस में काउंसलर्स होते हैं, पर पहले तो नहीं होते थे, और अभी भी बहुत 5% भी स्कूल्स में नहीं होता है। और काउंसलर्स को भी इस बारे में नॉलेज है या नहीं है।
तो बहुत हिचक होता है। तो ये पाठ्यक्रम का ही हिस्सा होना चाहिए, जहाँ पे बच्चों को पहले से ही नॉर्मलाइज कर दो। एक मेल फीमेल ट्रांसजेंडर होते हैं और ये LGBTQI कम्युनिटी भी होती है, तो बच्चा शुरू से ही भेदभाव नहीं करेगा। राइट। एक सर्टेन एज पे आने के बाद में उसको कोई दिखेगा तो फिर वो शॉक नहीं रहेगा, वो बचपन से ही उसको लगेगा कि नहीं नॉर्मल है सब। सर हमारा ना ये शो में भी आज सब लोग देख रहे होंगे, मतलब काफ़ी, जिसमें पेरेंट्स भी होंगे, तो मैं सभी को मतलब आपको इस माध्यम से पूछना चाहूँगा कि लाइक जब भी ऐसे कुछ होता है, मतलब ऐसे, मतलब ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, तो पेरेंट्स ने कैसे बिहेव करना चाहिए? मतलब बहुत से मतलब मैंने देखे हैं कि मतलब पेरेंट्स घर से निकाल देते, नॉर्मल भी, ज़रूरी नहीं है, मतलब घर से निकाल देते, या तो फिर उसे सही तरीके से ट्रीट नहीं मिलता है, मतलब घर पे भी उसको सही तरीके से उसके साथ बिहेव नहीं करते, तो वो लोग समझते कि ये बीमारी है, मतलब अगर देखा जाए तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब क्या पेरेंट्स ने क्या मतलब किस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत नेचुरल थिंग है और हर व्यक्ति अलग होता है और हर बच्चा अलग होता है। एक अगर परिवार में 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे एक जैसे नहीं होंगे, जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। तो और वो बच्चा उनका ही है, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को तो सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो, क्योंकि वो उनकी बच्चा है और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो उनको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर पेरेंट्स को लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे डील करूं या क्या सिचुएशन करूं, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं, सारथी ट्रस्ट में, या फिर किसी, अगर सारथी ट्रस्ट नागपुर में नहीं है और कहीं भी कोई भी एरिया में रह रहा है कोई व्यक्ति और उसको लगता है कि मेरा बच्चा ऐसा है, तो किसी करीबी सही जानकारी वाला डॉक्टर से या साइकेट्रिस्ट से या काउंसलर से बातचीत करनी चाहिए, जो क्वेयर अफॉर्मेटिव हम लोग बोलते हैं, जो इस विषय पे जानकारी रखता हो, क्वैक्स ना हो, जो डॉक्टर झाड़ फूक वाला या फिर कोई गलत सलाह देने वाला या शॉक ट्रीटमेंट वाला नहीं होना चाहिए। मैं भी इसी की बात। तो डॉक्टर्स और काउंसलर्स या फिर साइकेट्रिस्ट के पास भी या साइकोलॉजिस्ट के पास ऐसे जाएं जो इस मुद्दे पे नॉलेज हो, अच्छा सही जानकारी दे। और सबसे पहली चीज, एक पॉजिटिव मत रखें अपना उस चीज को लेके कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सोसाइटी का है, बच्चे का नहीं है ये प्रॉब्लम, पर डील तो बच्चे को करना है और पेरेंट्स को करना है। तो कैसे डील करें, ये पेरेंट्स को जाके किसी से सलाह लेनी चाहिए सही तरीके से। ऐसे टाइम पे जब सर अगर किसी का मतलब बच्चा ना क्या चाहता है ना, सबसे पहले अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मिले, अदरवाइज फिर वो सुसाइडल मतलब थॉट्स आना वगैरह, ये बहुत मतलब बहुत कॉमन है। हाँ, तो इस पे WHO ने, इंडियन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन ने भी अपने कमेंट दिए हैं और बकायदा लेटर लिख के दिया है कि होमोसेक्सुअलिटी या फिर ट्रांसजेंडर होना या LGBTQ कम्युनिटी होना ये कोई अननेचुरल या कोई बीमारी नहीं, ये बहुत नॉर्मल है। इनको स्पेशली अटेंशन देके बच्चों को अगर स्पेसिफिक बात करें तो इनका स्पेशल केयर करें और उनको सपोर्ट करें। और क्योंकि बच्चा वो बाहर जाके तो दुनिया से लड़ेगा ही ऑफकोर्स, पर अगर उसको घर से भी लड़ना पड़ेगा तो वो टूट जाएगा। तो घर से पूरी तरीके से सपोर्ट करें और स्पेशल केयर रखें बच्चों। सर सारथी ट्रस्ट का जो एम्पायर बनाया आपने, मतलब जो नाम दिया और जिस तरीके से उस पर वर्क होता है, सर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब क्या थॉट था वो जो आपको इस चीज़ को और बड़ा करना पड़ा और स्प्रेड करना पड़ा? मतलब क्या सोच के आपने मतलब इसको खड़ा किया है? जैसे 18 साल हो गए सारथी ट्रस्ट को, तो शुरू में तो मिस्टर आनंद चंद्रानी जो फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने एक विजन लेके चालू किया नागपुर में कि एक संस्था ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुंबई में और दूसरी जगह देखा था कि ऐसी संस्थाएं थी जहाँ कम्युनिटी के लोग आते हैं। बैक इन 2006 जब मैं 18 साल का था सिर्फ, और मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर में मैं था तब, इवन जस्ट मैंने अपना 17 कंप्लीट करके 18 में मैं पहुंचा था, तो मैंने संस्था तभी ज्वाइन की थी। तो अच्छा। हाँ जी, तो आनंद चंद्रानी जी का एक विजन था जो लेके वो चले, और हमसफर ट्रस्ट जो मुंबई में काम करती है, जो इंडिया की पहली कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो इस मुद्दे पे काम करती है LGBTQI इशू पे, उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया। और साथ ही में लक्ष्य ट्रस्ट जो गुजरात में है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया हमें या नागपुर में बेसिक चीज़ें, कंप्यूटर या फिर एक रेंट के लिए हेल्प करने के लिए 2006 में। फिर प्रोजेक्ट्स आते गए, वेरियस प्रोजेक्ट्स आए, फिर NACO द्वारा भी प्रोजेक्ट आया वर्ड सोसाइटी M6 का, जहाँ पे हम HIV की जांच भी करवाते हैं फ्री में। और शुरू में तो बहुत बेसिक तरीके से शुरू किया था। लोगों ने तो बहुत ये भी बोला कि नागपुर में आप ऐसा खोल रहे हो क्योंकि जहाँ पे इतना ज़्यादा क्राइसिस होता है, और ये, पर उन्होंने एक विजन लेके स्टार्ट किया। मैं फर्स्ट ईयर में था, जब से 12th के बाद ही मैंने, शुरू से ही मेरे अंदर एक सोशल वर्कर था,
तो काम करने की इच्छा थी, खुद के लिए नहीं, खुद के समुदाय के लिए, और मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। ये मैं मेरे राइट्स के लिए काम कर रहा हूँ, मेरी समुदाय के लिए राइट्स कर रहा हूँ। अगर हम नहीं काम करेंगे तो कौन काम करेगा? तो इस तरीके से 18 साल कब मैं क्या बहुत काम किए। 18 ईयर हो गया, 18 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं नागपुर में। और हमने साथ ही साथ अमरावती, चंद्रपुर, वर्धा, कानपुर ऐसी जगहों पे दूसरे CBOs भी हम किया। बट हम स्पेशली थैंक्स देना चाहेंगे हमसफर ट्रस्ट मुंबई और लक्ष्य ट्रस्ट को, जिन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया और सपोर्ट सिस्टम मिला। जी, सपोर्ट सिस्टम मिला। और अभी वेरियस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे यहाँ GFATM के और NACO के, जहाँ और एक क्लिनिक भी है स्पेशली जो स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए। उस क्लिनिक का नाम सहयोग है, जो मोहन नगर नागपुर में है। जहाँ पे एक MBBS डॉक्टर हैं, काउंसलर हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं और वेरियस हेल्थ कैंप्स होते हैं। तो कम्युनिटी की हेल्थ की नीड्स भी पूरी हो रही है। तो खुशी होती है कि अभी और काम हो रहा है, सोशल एंटाइटलमेंट पे भी काम हो रहा है कम्युनिटी के। और आगे तो अभी और काम करना है, बहुत काम करना बाकी है, जब तक पूरे राइट्स नहीं मिल जाते हैं। अभी तो सिर्फ एक टैग हटा है कि क्रिमिनल नहीं है, अभी तो बेसिक राइट्स, बाकी जो बेसिक सिविल राइट्स है वो तो मिलना बाकी हैं। जैसे अगर इक्वालिटी की अगर बात करूँ मैं, तो मैरिज इक्वालिटी अभी भी नहीं है और एडॉप्शन राइट्स नहीं है, बहुत सारी पॉलिसीज नहीं है कम्युनिटी के लिए। तो बहुत काम करना तो अभी बाकी है। ओके। और सर सारथी ट्रस्ट का सबसे मेन मुद्दा, मतलब जो ये हो गया तो समझो मतलब बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी, मतलब बेसिक। तो ये ऐसी कौन सी चीज़ है सर जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएंगी सब चीज़ों को और बहुत ज़्यादा सही समाज में सुधार आएगा? मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जो बेसिक राइट्स हैं उसके लिए लड़ने की ज़रूरत ना पड़े, जब तक वो ना चाहे, फिर वो चाहे शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो या फिर कोई भी जॉब्स हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हर क्षेत्र में इक्वल दर्जा मिले। हम रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, रिजर्वेशन नहीं चाहिए, इक्वली दर्जा चाहिए, कुछ स्पेशल नहीं चाहिए, जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसमें समान अधिकार चाहिए। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मतलब जब आप इस कम्युनिटी में वर्क करते हैं तो काफ़ी मतलब आपके सामने भी ऐसे काफ़ी केसेस आए होंगे जिससे आपको जानकर मतलब आपको लगा होगा कि मतलब कि ये कितना मतलब क्या कितना डार्क है, मतलब जिससे आपको अभी भी इफेक्ट करती हो, या पर्टिकुलर जिसके साथ ये हुआ है वो अभी भी इस चीज़ से जूझ रहा है, इफेक्ट हो रही है? देखिए, हर दिन एक नया दिन होता है, एक नया चैलेंज लेके आता है। 18 सालों पे इस कम्युनिटी नहीं बोलूँगा, ये हम मेरी कम्युनिटी है और हमारी कम्युनिटी है, तो हर दिन एक नया चैलेंज लेके आता है। कभी हमने भी मार खाई है, क्राइसिस का वायलेंस हमने भी सहन किया है काम करने के बाद में भी। और डेली कुछ ना कुछ देखते हैं जहाँ पे हमने अपने साथियों की मौतें देखी हैं, इसमें मरते हुए देखा है, सुसाइड होते हुए या फिर मर्डर होते हुए देखा है, बिना कोई गलती के, सिर्फ उनके जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअलिटी अलग है। और ये क्राइसिस करने वाला ज़रूरी नहीं कि एक आउटसाइड वाला ही हो, ये घर के लोग भी कभी ना कभी मारते हैं, करते हैं, बुलिंग होती है, स्कूल कॉलेजेस में होता है, पार्टनर करता है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से हिंसा होती है कम्युनिटी के साथ। तो अगर मैं 18 साल बोलूँगा तो बहुत सी लोगों को मरते हुए देखा है अपने आंखों से, और पर डीमोटिवेट नहीं हुए होते हैं, और ज़्यादा वो हमको मोटिवेशन मिला है कि काम करना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मोटिवेशन मिलता है कि जो चीज़ हमने सहन करी है या हमारे साथियों ने सहन करी, वो आने वाला कल का जनरेशन का लोग कम से कम वैसा डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस ना देखें। इसलिए हम काम करते हैं। जब ज़िंदगी ख़त्म होगी और हम देखेंगे कि क्या काम करा, क्या, तो एक वो संतोष मिलेगा। और हर इंसान के अंदर एक, मुझे ऐसा लगता है, एक सोशल वर्कर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हर इंसान अगर एक सोशल वर्कर बन गया, खुद का मुद्दा छोड़ के दूसरे के लिए काम करने हो गया, तो हिंसा नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। तो हर इंसान को ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए सोशल वर्क, जो हर स्कूल में, हर कॉलेज में भी होना चाहिए। इसके लिए अलग BSW या MSW सोशल वर्क की डिग्री लेना ज़रूरी नहीं है। बच्चों को पहले से ही सिखाना चाहिए कि हिंसा नहीं करना चाहिए। जहाँ वुमेन्स एम्पावरमेंट की इतनी बात होती है, वहाँ ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट या LGBTQI कम्युनिटी के एम्पावरमेंट पे भी काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर मैंने देखा है कि सर ये मतलब रेप तभी भी होते हैं, मतलब वो चीज़ में भी रेप होते हैं, हर चीज़ में होते हैं। रेप की अगर परिभाषा देखें तो लोगों को लगता है कि रेप सिर्फ लड़की या महिलाओं के साथ होता है, बट जो ट्रांसजेंडर्स के साथ रेप होता है या पुरुषों के साथ में भी जो रेप होता है, उनके बारे में कोई बात नहीं होता है। तो रेप होता है और ये होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो कानून भी सबके लिए होना चाहिए। तो हर लेवल पे काम होना ज़रूरी है। ये एजुकेशन, पुलिस डिपार्टमेंट में सेंसिटाइजेशन हो, या मेडिकल अथॉरिटीज़ को सेंसिटाइज करना हो,
या ट्रांसपोर्टेशन ही क्यों ना हो, बेसिक जो चीज़ें हैं या एम्प्लॉयमेंट, वो हर लेवल पे सेंसिटाइजेशन अब LGBTQI कम्युनिटी का वो होना ज़रूरी है। सेंसिटाइजेशन भी सही तरीके से एक्सपर्ट्स द्वारा होना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ सर केसेस फैमिली से ही निकलते हैं, मतलब मैंने देखा है कि लाइक किसी ने मतलब एक पर्टिकुलर शादी के लिए किसी को बोल रहे हैं, फिर वो नहीं कर पा रहे, तो वही फोर्स नहीं होना चाहिए। शादी एक मैरिज एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच में एक शादी होनी चाहिए, ना कि सोसाइटल प्रेशर की वजह से। तो अगर दो व्यक्ति वयस्क हैं और सहमति से शादी करना चाहते हैं और सेम सेक्स के हैं, सेम जेंडर के हैं, तो इसमें सोसाइटी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच, आप सर हमारे शो में आए, मतलब बहुत चीज़ें सीखने मिली। और भी मतलब बेसिकली क्या होता है ना सर, ये हम जिस सोसाइटी में रह रहे, तो यहाँ पे मुझे भी और बाकी सबको भी ये चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इक्वालिटीज़ है बहुत मैटर करती है। मतलब आदमी जो भगवान ने एक बहुत नायाब चीज़ बनाई जिसे हम इंसान बोलते हैं, तो वो हर तरीके के, मतलब हर तरीके के इंसान होते हैं, तो सब इक्वल होते हैं, सब एक होते हैं। तो ये हमारे समाज में अगर सुधर जाए तो बात ही क्या होंगी। जी, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप प्लीज़ आते रहो ऐसे, और यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ एजुकेशन देते जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आज के मैं इस शो के एंड में बस एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा, मतलब आप समाज को और हमारे ऑडियंस को, मतलब जितने भी लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग ये पॉडकास्टिंग को सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जिससे कुछ समाज में कुछ अच्छा ही हो, या आपके तरफ से कुछ आपके इंटरनल मैसेज कुछ? लास्ट अगर मैं की मैसेज की बात करूँ तो मैं ये देना चाहूँगा कि जियो और जीने दो, और सामने वाले को भी एक इंसान की तरह पहले अपनाएं, क्योंकि ये बेसिक जो एक इंसान की ज़रूरत होती है वो है अपनाया जाना। तो वो चाहे किसी भी जेंडर का हो, किसी भी की सेक्सुअलिटी का हो, उसे अपनाएं, उन्हें सपोर्ट करें। और सिर्फ यही नहीं कि हम समुदाय के लोग हैं तो हम ही काम कर रहे हैं, हम सबको आप सबकी ज़रूरत है, चाहे वो पेरेंट्स हो, सोसाइटी हो, एजुकेशन सिस्टम हो, या कोई भी डिपार्टमेंट, सरकार हो। तो सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ सपोर्ट करें LGBTQI कम्युनिटी को, उनको भी इक्वल राइट्स मिले और वो भी एक समाज का हिस्सा हैं, उन्हें भी उतनी ही इज्जत सम्मान के साथ पेश आएँ और उनको भी फुल अपॉर्चुनिटी दीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग हमारा ये शो देख रहे हैं, तो भाई सभी को यह है कि जियो और जीने दो, सब समान है। और दूसरी बात, जितने भी ये जो आज का जो मैसेज रहा है, तो इसके साथ ही मैं सारथी ट्रस्ट का नंबर के साथ सारे चीज़ें डिटेलिंग्स में नीचे भेज दूंगा। आपके इर्द गिर्द और या आसपास किसी को भी अगर ज़रूरत पड़े सारथी ट्रस्ट को, तो सारथी ट्रस्ट हमेशा खड़ा है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत इसका ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैं बता नहीं पाऊंगा, या मैं अक्सर हम इस चीज़ में फंस जाते हैं, हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो प्लीज़ ये चीज़ दिमाग से निकाल दो और इस चीज़ को आगे लेकर आओ, बताओ कि भाई है तो क्या है। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और नीचे दिए नंबर और एड्रेस को फॉलो करें। इफ़ अगर आपको ज़रूरत है तो बिंदास हम जुड़िए, हमारे ट्रस्ट के साथ जुड़िए, आपकी हेल्प ज़रूर होंगी। थैंक यू सो मच, और देखते रहे हमारा शो द अनसेंसर्ड टॉक शो।